हेलो क्लास 10th, स्वागत है आप सभी का K2 मैथ्स क्लास 10th पर। तो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आपका 4.1 जो है स्टार्ट किया था प्रश्नावली, ठीक है, और जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका था, ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। बहुत ही आसान तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन जो है इसके सारे खंड जितने हैं 8 खंड हैं, 8 के 8 खंडों को मैंने सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आज जो है 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे और इसमें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चन जो है अभी देखो इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में सारे क्वेश्चन को द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। उनको हल नहीं करना है, खाली हमको इसमें द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। और देखो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको मात्र द्विघात समीकरण बनाना है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में इनका आंसर भी निकालना होगा, ठीक है। जैसे पहला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल, देखो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। आपकी उम्र निकालना है, ठीक है। ये क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आज का हम इस पार्ट में, ये पार्ट 2 है 4.1 का, इसमें क्या करेंगे, सब में क्या करेंगे, द्विघात समीकरण निकालना सीख लेंगे, ठीक है। पहली प्रश्नावली में आपको द्विघात समीकरण बनाना सीखना है, द्विघात समीकरण को बनाना सीखना है, फिर इसके अगली प्रश्नावली से उनको निकालना भी सीखेंगे, ठीक है। तो पहले आज की प्रश्नावली में सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में हमको निरूपित करना है, सिर्फ इनका द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और एक एक को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, ठीक है। कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। हमें सिर्फ इनका खाली द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का एक द्विघात समीकरण बनाना है। इस प्रश्नावली में सिर्फ से इतना ही काम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो कह रहा है, लेकिन हमको ज्ञात करना है नहीं इसमें, क्योंकि इसमें हमें खाली द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। आपको आगे जो वाले प्रश्नावली होगी उसमें जो है आपको लंबाई चौड़ाई भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए हमको एक द्विघात समीकरण की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। वही हमें द्विघात समीकरण यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। हमको क्या क्या देखा है, हमको देखा क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। एक इसका देखा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार आकृति है, उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ठीक है। तो हमको चौड़ाई नहीं दी है, लंबाई तो देखिए इसने, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई को हम मान लेंगे, ठीक है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, क्योंकि इसने हमको लंबाई दे रखी है ना, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हमको क्या मानना पड़ेगा, चौड़ाई माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यही सीखना है कि इनको सॉल्व करते कैसे हैं, पहले इनका द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं, हमको पहले सबसे पहले इस प्रश्नावली में यही सीखना है, ठीक है। हम लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है कितनी है, चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक है। ये हमने चौड़ाई मान ली, ठीक है। तब लंबाई कितनी होगी, तब लंबाई आपकी कितनी होगी, लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई के दुगने से, ठीक है। चौड़ाई का दुगना कितना है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, कह रहा है ना, 1 अधिक है, ऐसा कह रहा है। तो चौड़ाई कितनी आपकी 2x हो गया, ठीक है। 2 गुणा x 2x + 1, ये आपकी होगी लंबाई, इतनी मीटर लंबाई होगी आपकी। समझ में आ गया ना। इसने क्वेश्चन में कह रखा कि चौड़ाई जो है लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी होगी आपकी x, हमने मान ली इसको, और 2x हो गया और +1 हो गया, ठीक है। इतना मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो आप क्या रहेंगे, आयताकार भूखंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। आपको पता होगा आयताकार भूखंड जो आयताकार जो भी आयत होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, देखो
लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी आपकी, लंबाई आपकी है 2x + 1 आपकी लंबाई है, गुणा चौड़ाई, गुणा चौड़ाई में कितना है x, ये ठीक है। अब हमें प्रश्नानुसार हमें क्षेत्रफल हमको दे रखा है, जबकि हमें क्षेत्रफल हमको 528 दे रखा है। प्रश्नानुसार हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अनुसार लंबाई 2x + 1 गुणा चौड़ाई x बराबर क्षेत्रफल कितना देखा है 528 मीटर स्क्वायर हमको क्षेत्रफल दे रखा है। बस इतना सा रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा द्विघात समीकरण बनना शुरू हो जाएगा। देखो अब x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x², x की मल्टीप्लाई +1 से तो +x बराबर 528, ठीक है। अब ये 528 को दे लेंगे तो 2x² प्लस का x और माइनस का 528 = 0। बस इस प्रश्नावली में इतना काम है, हमने द्विघात समीकरण के रूप में इसको निरूपित करना है, ठीक है। हमने इस प्रश्नावली में इसको बस द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था और ये निरूपित हो गया। देखो द्विघात समीकरण बन गया आपका। अब लेकिन इसको बोर्ड एग्जाम में इतना सा नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है इतना सा ही आए, हो सकता है इतना सा भी आ सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर आपको पूछता है कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पर x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक वैल्यू को लंबाई हो जाएगी, फिर एक क्या हो जाएगी आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार आगे को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम इसमें इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा इतना ही गया है। हम 4.2 में, ठीक है, आपका 4.2 में सीखेंगे, ठीक है, उसको निकालना। अब दूसरा देखिए इसका दूसरा है, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण हमको इसमें निकालना है, ठीक है। देखो क्रमागत सबसे पहले समझते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, ठीक है, ठीक है। देखो क्रमागत मतलब क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब होता है लगातार, और पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं ऋणात्मक भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऋणात्मक भी पूछ सकता है और धनात्मक भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमको पूछ रखा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जैसे पहले हमारा एक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। पर जैसे पहला 1 है तो अगला क्या हो जाएगा हमारा, 1 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 1 में 1 जोड़ के अगला निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कितना हो जाएगा 2, फिर 2 में अगला 1 जोड़ के फिर अगला जोड़ के अगला निकल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब जो पहला अगर 1 है तो अगले में 1 जोड़ के निकलेगा, ठीक है। क्रमागत मतलब, ठीक है, क्रमागत मतलब लगातार, समझ लो, ठीक है। देखो हमको सबसे पहले हमको क्या देखा है, हमको जो देखा है वो लिख लेंगे, ठीक है। गुणनफल देखा है हमको 306, ठीक है। किसका गुणनफल, क्रमागत संख्या होगा, ठीक है। हम लिखेंगे माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, तब अगला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, बहुत ज़्यादा इजी है। x क्या कहते हैं, उसमें 1 जोड़ देंगे, x + 1, एक हो गया क्रमागत का मतलब 1 हुआ, ठीक है। पहला 1 आएगा, फिर उसमें अगला 1 जोड़ के 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, फिर इसमें 2 फिर 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। इस 1 को जोड़ते रहना है, ठीक है। जो भी है उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, ठीक है। हमने x माना तो x में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, एक क्या हो गया, क्रमागत हो गया, ठीक है। आप अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक, ठीक है, बराबर गुणनफल कितना है कह रहा है 306। बस इतना सा कह रहा है, इतना सा क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में कह रहा है हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया। अब फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। x गुणा x से x स्क्वायर, x गुणा +1 से +x बराबर 306, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस का x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा = 0। बस ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। इस वाली प्रश्नावली में सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इतना नहीं आता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इस दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक पूछ रहा है, उनको भी निकालना पड़ता है, ठीक है।
बोर्ड एग्जाम में इतना सा ही नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन इस प्रश्नावली में हमने सिर्फ इतना सीखना है कि किस प्रकार हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार हमारा द्विघात समीकरण बन गया, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके अगले तीसरे की तरफ, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा आपका रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल कितने वर्ष पश्चात? अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। अभी की जो वर्तमान आयु है उस आयु के 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, ठीक है। पश्चात मतलब बाद में 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण निकालना है, ठीक है। तो कह रहा है रोहन की, तो हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले रोहन की आयु निकालेंगे, ठीक है। हम रोहन की आयु मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है? x है, बराबर x वर्ष, ठीक है। आयु किस में होती है? वर्ष में होती है, ठीक है। x वर्ष है, ठीक है। हमने माना रोहन की आयु x वर्ष मान ली, ठीक है। तब उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन में देखा है कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है ना। तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी? x धन 26 वर्ष। रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x और क्या हो जाएगी? 26 धन x, ठीक है। सॉरी x धन 26, ठीक है। उसमें 26 जोड़ देंगे तो उसकी माँ की आयु निकल जाएगी। इतना समझ में आ गया ना। इसमें हमें सिर्फ द्विघात समीकरण कैसे बनता है वो सीखना है, ठीक है। इतना समझ लो। आगे देखिए, अब कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल देते हैं पहले, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु निकालते हैं पहले, ठीक है। रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान कितनी है? x है। 3 वर्ष बाद कितनी रहेगी? x धन 3 हो जाएगी वर्ष, ठीक है। और माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी रहेगी? कितनी थी? वर्तमान कितनी है? x धन 26 और उसमें कितना जोड़ देंगे? 3 वर्ष पश्चात, सॉरी 3 वर्ष पश्चात लिखो। 3 वर्ष पश्चात हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु कितनी रहेगी? x प्लस 26 तो वर्तमान है, उसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 26 और 3 है 29, ठीक है। ये निकल गया 3 वर्ष बाद, ये आयु निकल गई 3 वर्ष बाद, ठीक है। आप क्या कर रहा है कि उनकी जो वर्तमान आयु और 3 वर्ष पश्चात वर्तमान आयु, ठीक है, हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? उनकी वर्तमान आयु, ठीक है, सॉरी ये वर्तमान आयु छोड़ दो। ये कह रहा है 3 वर्ष पश्चात कह रहा है उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष पश्चात की आयु क्या है? रोहन की x प्लस 3 और उसकी माँ की आयु x प्लस 29, कितना हो जाता है? 360 ही हो जाता है कि का गुणनफल मतलब उनकी आयु का आपस में गुणा करके 360 हो जा रहा है। वह इतना कह रहा है 3 वर्ष पश्चात। प्रश्न देखो यही कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितनी हो रही है? x प्लस 3 और x प्लस 29 हो रही है। उनका गुणनफल कितना हो रहा है? 360 हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे हमारा द्विघात समीकरण यहाँ से बन जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। x गुणा x से x स्क्वायर, x की गुणा 29 से 29x, ठीक है। x गुणा x से 3 गुणा x से प्लस 3x और 3 गुणा 29 से 29 ત્યાં 30 ત્યાં 90 और 29 ત્યાં 87 हो जाएगा, ठीक है। 87, 9 ત્યાં 27 और 9 और 3 6 2 8, ठीक है, इक्वल टू 360, इतना हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x कितना हो जाएगा? प्लस का 32x प्लस का 87 और एक प्लस का 360 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 बचेगा उधर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, देखो इसमें से कम कर दो, ये माइनस का ये प्लस का कम है तो माइनस का ज़्यादा है ना, तो चिन्ह माइनस का आएगा।
360 में 87 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा 200, 60 कम कर दो, 27 कम कर दो, 273 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। लेकिन बोर्ड एग्जाम में उनकी आयु भी निकालना पूछेगा। वो कैसे निकालते हैं, इसको गुणनखंडी विधि द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हम पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 2 में हम बहुपद में सीख चुके हैं। ठीक है, कि द्विघात समीकरण को द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं गुणनखंडी विधि द्वारा। ठीक है, उसको हम सीख चुके हैं और इसकी अगली प्रश्नावली में और सीखेंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट है, इसका लास्ट देखिए, लास्ट वाला कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, इसकी चाल यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी तय इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर से। ठीक है, x किलोमीटर पर हावर से हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली। ठीक है, आप कह रहा है दूरी कितनी है, दूरी लिखे, दूरी 480 किलोमीटर आपको दे रखी है। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर देखो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, तो यार समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है 480 बट्टे चाल कितना हो जाएगा x किलोमीटर। ये आपका क्या निकल गया, समय निकल गया। किस चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलने पर 480 दूरी तय करने में इतना समय आपको लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 480 बट्टे x, इतना क्या घंटे, इतना क्या लगने वाला है घंटे, क्योंकि हावर्स में ना इतना घंटा लगने वाला है। ठीक है, इतना घंटा हमारा लगने वाला है। अब देखिए, अब आगे कह रहा है सेकंड स्टेज में कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। यदि चाल क्या हो रही है, चाल 8 किलोमीटर घंटा 8 किलोमीटर, ठीक है, पर हावर्स ले दो। ठीक है, अभी मैंने इंग्लिश में लिखा तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, पर हावर्स कम होने पर। ठीक है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर पहले चाल कितनी थी x, अब कितनी होगी 8 कम होगी। ठीक है, x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर होगी। ठीक है, इसमें अब समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 3 घंटा अधिक लग रहा है। ठीक है, समय कितना लग रहा है 3 घंटा अधिक लग रहा है। ठीक है, पहले समय कितना लग रहा था, पहले समय लग रहा था 480 बट्टे x, और इसमें तीन ज़्यादा लगेगा, प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तब समय निकल जाएगा, तब हमारा समय निकल जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब निकालेंगे हम, अब हम क्या निकालेंगे, देखो अब हम निकालेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, समय बराबर, ठीक है, सॉरी दूरी, 480 दूरी तय करने में लगा 480 दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, समय हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा वाला, चाल गुणा समय बराबर दूरी। ठीक है, दूरी, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे हमारा समीकरण बन जाएगा चाल गुणा समय बराबर दूरी। ठीक है, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में जो हमारा फॉर्मूला होगा चाल गुणा समय बराबर दूरी। ठीक है, चाल कितनी होगी, चाल अब हमारी x माइनस 8 होगी, ठीक है, हमने 8 किलोमीटर कम कर दी। और समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है आपका 480 गुणा 480 बटे x धन 3। ठीक है, बराबर कितना दूरी कितनी है 480। ये प्रश्नानुसार, इसको प्रश्नानुसार ऐसे ले दो, प्रश्नानुसार ये कह रहा है। ठीक है, ये प्रश्नानुसार ऐसे कर रहा है। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका हो जाएगा x माइनस 8, और ये x जो है यहाँ एलसीएम लेंगे,
तो ये आपका x इधर आएगा 480 ऐसे रहेगा, ठीक है, और प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3x हो जाएगा क्योंकि x से मैंने एलसीएम लिया तो इसके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, और x से ऊपर गुणा में जाएगा और बराबर बराबर 480। अब ये पूरा 1 हो गया, ठीक है, अब पूरा 1 हो गया, ये x इधर आएगा तो गुणा में आएगा, ठीक है। इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो आपका x -8 ये ऐसे रहेगा, ठीक है, और 480 गुणा 480 प्लस 3x भी ऐसे रहेगा, और एक से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और इस साथ गुणा हो जाएगा बराबर 480x हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो इसकी गुणा अंदर कर लेंगे, x की गुणा 480 से 480x, x की गुणा 3x से 3x², -8 की गुणा 480 से तो चिन्ह आएगा माइनस का, 8 शून्य 0, ठीक है, 8 64, ठीक है, 8 चौको 32 और 6 38, 3840, ठीक है, और -8 की गुणा 3 से तो -24x और बराबर 480x। समझ में आ रहा ना। अब देखो इसको इधर ले आएंगे, 480x प्लस 3x² -3840 -24x -480x इक्वल टू 0 बच गया। हम इस प्लस में था तो इधर ले आएंगे माइनस में आ गया, तो माइनस का 480x प्लस का 480x कट दिया तो ये बचा 3x² 3x² -3840x 40 -24x, ठीक है। अब देखो ये तीनों जो है 3 से कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है, तीनों 3 से कट जाएंगे, ठीक है, तो 3 से कट देंगे तो क्या बचेगा x²। इसको इधर ले आओ, इसको पहले लिख लो, ठीक है, ये देखो 3 से कट गया तो x² और ये 3 से कट गया तो 8 या 24 8x और ये 3 से कट गया 3 एकम 3 3 दूना 6 और 2 3 8 24 3 शून्य 0 1280 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। बस इतना सही काम था हमारा, ठीक है। हमारा क्या काम था, सवाल में से सवाल को सॉल्व करके द्विघात समीकरण बनाना था, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, लेकिन वहाँ पर रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए आता है। तो इसको अब हम आगे गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे 4.2 में, ठीक है। वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हैं और आपको मतलब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 भी समाप्त हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर लिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।